हमें इस्लाम में बोलते हैं आप जमा मत करो, जितना आप कमाते हो इतना खर्च करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप जखीरा अंदोजी मत करो। इसी तरह आप शरीर में अपनी फैट की और कैलोरीज की जखीरा अंदोजी नहीं करने देना, वो तभी होगा जितना आपको खर्च करना है इतना ही खाओ। एक्चुअली पीसीओएस के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जो वो मर्दों में भी है। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसके ज़रिए हम लोग अपनी हेल्थ सिस्टम की बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसको सुन करके लोग फ़ायदा उठा सकें। यही हमारी कोशिश है कि कुछ हेल्थ टिप्स हम लोगों तक पहुंचाएं। सो टुडे वी हैव द पर्सनालिटी जिनको हम लोग उस्तादों के उस्ताद कहते हैं, ना कि सिर्फ कश्मीर वैली में, ना कि सिर्फ इस नेशन में, बल्कि इस पूरी दुनिया में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सो वी आर विद डॉक्टर अशरफ गनाई सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोक्राइनोलॉजी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सौरा, श्रीनगर, जो कि हमेशा रेडी रहते हैं अपने मरीज़ों की खिदमत के लिए, उनकी हेल्प के लिए, और उनकी ओपीडी का जो टाइम है उससे भी एक्स्ट्रा टाइम तक वो पेशेंट्स को देखते हैं। अपने टाइम को लेकर के वो बाउंड नहीं रहते हैं। एक नज़र इनकी क्वालिफिकेशंस पर डालते हैं। सर ने MBBS जो है 1994 में फर्स्ट ग्रेड से किया है। उसके बाद MD इंटरनल मेडिसिन में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 1998 में ली है, और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन यानी कि DM की डिग्री एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में एम्स न्यू दिल्ली से ली है 2003 में। सर जो है प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली में फैकल्टी के तौर पे। इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में और क्लिनिकल रिसर्च के। सर जो है वो प्रेसिडेंट है MPPCOS सोसाइटी के, जिसका फुल फॉर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री-डायबिटिक्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सोसाइटी। इसके अलावा सर नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ICMR PCOS टास्क फोर्स के। सो हमारे साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर के तौर पे डॉक्टर अशरफ गनाई सर हैं। इस्तकबाल करते हैं इनका, और कुछ सवाल जो है बहुत अहम है, इनसे हम करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इनके जवाब से सभी लोगों को जो कि हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब। जैसा कि हम जानते हैं कि ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो उसके ताल्लुक़ से बात करेंगे कि सर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान क्या है? जी, जो रमज़ान मुबारक है इसमें आपको पता है कि हम प्रोलॉन्ग्ड फास्ट रखते हैं, यानी सन राइज से लेके सनसेट तक। आपकी कुछ कंट्रीज़ में 8 घंटे, कुछ कंट्रीज़ में 12-16 घंटे की गैप आती है खाने में, तो आपको जो फास्ट का चांस मिलता है, आपको जो कैलोरीज नहीं मिलती है, तो आपके शरीर में जो डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स कंज्यूम हो जाती है। अच्छा। एनर्जी के लिए। उस फिनोमेना को बोलते हैं ऑटोफेजी। आपने सुना होगा ऑटोफेजी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है कि ऑटोफेजी आपके पार्टली डेड सेल्स या डेड सेल्स जो होती है बॉडी में, जिनको कैंसर बनने की चांसेस होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो पहले अगर ये चीज़ देखी जाए, क्योंकि एक फास्ट से आपको ग्लोबल बेनिफिट, जनरल बेनिफिट ये है कि आपके डेड सेल्स बॉडी में कम हो जाती है, ओनली जो हेल्दी सेल्स होती है वो रह जाती है, वो तो उससे कैंसर और दूसरी बीमारियों की चांसेस कम होती है। फिर जो कॉमन है, आमतौर आपका जब वज़न कम हो जाता है, आपको पता है मोटापा होने से डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, जोड़ों में दिक्कत आ जाती है, जोड़ घिस जाते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स, अगर हमें वज़न कम हो जाता है इस महीने में, तो आपके सारे बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। इसमें सर हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग को रोज़ा नहीं रखना है? देखिए, आपको आजकल के ज़माने में बहुत कम कंडीशंस हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखने का, क्योंकि पहले सपोज़ मैं मिसाल दूंगा, पहले एक पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती थी, यानी जो स्टमक या ड्यूडेनम में अल्सर होता था एसिड की वजह से। अगर ऐसे मरीज़ को फाका रखते थे ज़्यादा देर, तो उसको एसिड से अल्सर बढ़ सकता था। तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि आज जो दवाइयाँ अवेलेबल है, आजकल वो सिचुएशन नहीं आती। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँगा, जिन कंडीशंस में हम एक
इंसान को या एक मरीज़ को बोलते हैं आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, वो पहले अगर हम कहेंगे प्रेगनेंसी में आपको रोज़ा नहीं रखने की इजाज़त है, आप वो बाद में कंपनसेट करते हो। जैसे एक औरत हामिला हो या किसी औरत को मेंसेस के दिनों में आप वो रोज़ा नहीं रखती है, बाद में वो कंपनसेट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस है, जैसे आपको सर्जरी हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई, उसमें आपको ज़रूरी इंजेक्शन लगाना है या मुंह से पानी देना है या जो भी, उन चीज़ों में तो वाज़ेह बात है कि वहाँ रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशन है, बीमारियां हैं, अगर हम देखेंगे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की बीमारी में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 यानी जो बच्चों को होता है, उनको 4 बार दिन को इंसुलिन देना होता है। उसमें जाहिर सी बात है, जब आपको 4 बार इंसुलिन देना है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको भी अगर 4 बार इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो तब रोज़ा नहीं रख सकते। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको शुगर 300-400 से ऊपर जा रही, या अगर उसको शुगर बहुत कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसको भी हम बोलते हैं आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, जब आपको रमज़ान का महीना आने वाला हो, 1-2 महीने पहले एक शुगर वाले मरीज़ को, डायबिटीज़ वाले मरीज़ को हमें पहले ही उसको चेक करना चाहिए, HbA1c हमें उसको चेक करना चाहिए कि कंट्रोल में है सब कुछ, तो तब हम उसको डॉक्टर साहब उसका मशवरा देंगे कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते। जो लोग गोलियों पे हैं, टैबलेट शुगर के इलाज टैबलेट है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिप्टिन टैबलेट है, बहुत सारे, वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, मोटापा होता है उनको हम खाले बोलते हैं परहेज कर लो, उनके लिए रोज़ा ज़्यादा ही मुफीद है, ज़्यादा मुफीद। और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम इंसुलिन के 1 डोज देते हैं खाली जी, उनको भी रोज़ा रख सकते हैं, मगर हाँ डिपेंड। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको टैबलेट है, ठीक है, और टैबलेट्स की बहुत सारी किस्में, एक टैबलेट की किस्म है उसको बोलते हैं सल्फेनिलयूरिया। सल्फेनिलयूरिया मीन्स एक होता है ग्लिम्प्राइड, एक होता है ग्लिबेनक्लाइड, एक होता है ग्लिकलाजाइड, एक होता है ग्लिपिजाइड। अगर वो पेशेंट को डोज हाई डोज में चलती है तो उसको हम बोलते हैं, अगर आपको शुगर कंट्रोल है उस पर, तो उसकी डोज कम करके रोज़ा रख सकते हैं। अगर वो हाई डोज पे है लेकिन कंट्रोल नहीं है, तब जाके उसको बोलते हैं नहीं आपका शायद रोज़ा मुश्किल होगा। ऐसे पेशेंट में हम ट्रायल देते हैं, उसको बोलते हैं पहले रोज़ा रख लो, 3 से 4 बजे का शुगर कर लो, अगर वो शुगर 100 से कम आई तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, अगर 300 से ऊपर गई रोज़ा तोड़ सकते हैं, अगर 100 और 300 के दरमियान है तो चलेगा। तो लेकिन उनको वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर साहब को फॉलोअप, लगातार फॉलोअप में रहना, चेक करना है। अच्छा सर, इसके लिए आपने बताया, लेकिन जो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हम लोग एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड, इसको कलेक्टिवली आप कैसे समझते हैं या इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? जिनको हो गई है उनको मैनेज करना है, जिनको नहीं हुई है उनको ये चीज़ें ना हो, आपके लिए क्या है इसका सुझाव? ये जैसे थायराइड को डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी मोटापा, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ये एक अलग लिस्ट ऑफ बीमारी, इनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी, जीवन शैली के साथ जुड़ी होती है। थायराइड की बीमारी उनमें नहीं है, थायराइड की बीमारी भी आम है, इन्हीं के साथ पाई जाती है, मगर थायराइड का वो इलाज नहीं है, वो अलग चीज़ है। इन बीमारियों को हमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी लिविंग को अडॉप्ट करना है। वो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, पहले हमें एक्टिव रहना हमारी लाइफ में, नींद को पूरा करना है, न ज्यादा नींद न कम नींद। स्लीप डिप्राइवेशन, स्लीप नींद की कमी से भी बीमारियां लाक होती है, नींद की ज्यादती से भी लाक होते हैं। तो अगर हम अडल्ट है, हमें 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, एतदाल है। अगर आप ज्यादा बुजुर्ग है और ज्यादा बच्चा है, तो आपको नींद थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा 2 घंटे चाहिए। तो अगर आप
उस नींद को पूरा करते हैं तो नींद की टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप नींद करते हो, जैसे ये शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, बिल्कुल। उनकी नींद दिन में ज़्यादा होती है, रात को उनको भी बीमारियां होती है। तो नींद को कर करना, जैसे अल्लाह ताला ने आपको रात सोने के लिए दी है तो उसी को इस्तेमाल किया जाए। जब आप इसको डिस्टर्ब करते हो नेचुरल मैकेनिज्म को, तो बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं। वो एक है नींद। फिर है दूसरा, आप कैसे एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं, यानी अगर आप उठते हैं, वर्जिश करते हैं, ज़्यादा एक ही जगह बैठना, कुर्सी पे बैठना, जैसे हम लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं और एक्टिविटी नहीं करते हैं, या हम टीवी देखते रहते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे मोबाइल पे बैठते हैं, ये चीज़ें जो जिससे हम आपकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। एक ही जगह बैठते हैं, आप खाते हैं लेकिन स्पेंड नहीं करते, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कंज्यूम नहीं करते, आप खेलते नहीं, वॉक नहीं करते, या जो लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं उनको वो जो खाते हैं वो एनर्जी यूज़ भी होती है, तो उससे उनकी बीमारियां, ये लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ कम हो जाती है। तीसरा, आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं इम्पोर्टेंट है। ये एक मुहावरा भी है कि जो आप हो वो आप खाते, जो हो वही हो, आप वही हो जाते हो। मतलब आप जैसे खाना आपके किस ढंग से है, किस टाइम से खाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक है, अगर आपकी खाने की टाइमिंग, लेटेस्ट रिसर्च है, अगर आपकी खाने की टाइमिंग फिक्स्ड है तो आपकी बीमारियों का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्लीप रेस्ट्रिक्टेड, टाइम रेस्ट्रिक्टेड स्लीप एंड टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं। वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंसान को हेल्दी लिविंग में। आपको डिसिप्लिन लाना है आपके स्लीप में, टाइमिंग में, और खाने की टाइमिंग में, उसमें हमें इंटरप्शन नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है, जैसे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ 8 बजे, रोज़ 8 बजे करूँगा, ये बहुत अच्छा है, मेरी मेटाबॉलिक मशीनरी उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर आज मैंने 8 बजे किया, दूसरे दिन 12 बजे किया, तीसरे दिन 11 बजे किया, ये डिस्टर्ब करता है। तो ये आपकी जो हाइपोथैलेमिक एक्सिस है, ईटिंग एक्सिस, उसको बैलेंस में रखता है, कंटिन्यूटी में, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे बोलते हैं। इसीलिए हमें स्लीप वेक साइकिल की एक क्लॉक होती है बॉडी में, और फास्टिंग एंड ईटिंग की क्लॉक भी होती है। वो क्लॉक को एतदाल में रखने के लिए आपको टाइम टाइम से खाना होगा। सो ये एक नया रिसर्च है। तो इसलिए आप, तीसरी चीज़ है, क्या खाते हो आप, क्या खा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमें हर चीज़ खानी है जो हलाल है, मगर हमें मेडिकली अवेयर होना है कि कौन सी चीज़ में कितना वजन है। वजन का मतलब ये नहीं किलो, वजन का मतलब इसमें कितनी कैलोरीज है। कैलोरीज का मतलब मैं एक मिसाल दे दूंगा आम लोगों के लिए। जब हम तेल, घी, मलाई या मिठाई, ये चीज़ें जो लेते हैं, इसके अगर 100 ग्राम आपको 900 किलो कैलोरीज देते हैं एनर्जी। ठीक है। अगर हम राइस या वीट की रोटी लेंगे, उस रोटी ब्रेड, उसमें अगर 100 ग्राम देता है 400 किलो कैलोरी। सो अब कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैलोरी हो गई, डेंस कैलोरी हो गया, फैट वाली। बिल्कुल। जो जिसमें भी चिकनाई की चीजें हैं, जो फैट है, वो 2.5 गुना ज्यादा हैवी है हमारे लिए। और कार्बोहाइड्रेट अगर इससे देखेंगे, उससे नीचे जाएंगे, जो प्रोटीन है, बिल्कुल, जैसे मांस, मीट जो भी खाते हैं हम, उसमें इससे कम कैलोरी है। अगर हम सब्जी लेंगे, बिल्कुल, फल लेंगे, जैसे आपने तरबूज, खरबूज, केला और आम में थोड़ा सा कैलोरीज जैसे वीट या राइस की तरह है। लेकिन बाकी जो भी फल और सब्जियां हैं, आलू, केला, आम, इनको कैलोरीज है जैसे कार्बोहाइड्रेट की। बाकी जो सब्जियां और फल है, उन सब में बहुत पानी होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, सिलीनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। दूसरी जो हमारी बॉडी के लिए अहम जुज है, वो होते हैं, लेकिन उनमें कैलोरीज नहीं होते हैं, तो आपको मोटापे का खतरा नहीं है। इसलिए अगर हमें चाहिए तली हुई चीज़ें, पकोड़े वकोड़े, वो खाने से बेहतर हमें फल सब्जियां खाए तो बहुत अच्छा है।
सर अगला सवाल है कि जब मैंने आपके बारे में पता किया, आप जब डीएम कर रहे थे एम्स न्यू दिल्ली से, तो आपकी कोई टीम जापान गई थी। जापान में सन 2002 में जब आप गए थे तो वहाँ पर आपने देखा कि बच्चों के कॉलेज में आपकी कोई टीम गई थी और वहाँ पर आपने पाया कि वहाँ पर बच्चे शुगर के पेशेंट्स हैं, 4th क्लास के, 5th क्लास के और 7th क्लास के, 6th क्लास के बच्चे। उस टाइम पे टाइप 1 डायबिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो भी शुगर होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ ही है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट ही होता है। जबकि वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर बच्चों को मेटफॉर्मिन चल रही थी। तो क्या बच्चों में शुगर आजकल आम हो रही है, या शुगर में जो बच्चों में आजकल मोटापा बढ़ रहा है, क्या ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं? यस, ये बिल्कुल सही आपने पूछा कि तब 2000 से आज, यानी आज से 20 साल पहले इंडिया में जब भी बच्चे को डायबिटीज़ होता था हम बोलते थे टाइप 1 है, इंसुलिन दे दो। ये सही बात आपने बताई। और जापानीज़ वालों ने उस टाइम, क्योंकि जापान में एक स्कूल एडाप्टेशन प्रोग्राम होता है, उनमें क्या है कि जो बच्चा स्कूल जाता है अगर वो स्कूल में बीमार हो गया उसका जो भी खर्चा है वो सरकार उठाती है। तो वो उन बच्चों को वहाँ से सरकार देती थी इलाज, और सरकारी तौर वो मेटफॉर्मिन देते थे। हम परेशान हो गए क्यों है। आज वही नवियत हमारे देश में है, इंडिया में देखिए। बिल्कुल आज अभी अगर आप जाओगे, मैं अभी राउंड करके आया वार्ड से, मैंने वहाँ 18 साल की लड़की मेरे वहाँ बेड पे है, उसको बिल्कुल यही बीमारी है जो एक्चुअली जापान में 2002 में मिल रही थी, वो आजकल इंडिया हमारे देश में ऐसी चीज आ रही है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो आजकल के बच्चे है ना, माएँ बच्चों को मीठा, क्रंच फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें देखने में, खिलाने में बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं। बाहर की चीज़ें, पैक्ड फूड, जो भी जंक फूड है आजकल के बच्चों को लाने के लोग फैशन समझ रहे हैं, और उस तरह की चीज़ें कंटिन्यूस बच्चों में लेने की वजह से जब तक वो गालिबन बालिग हो जाते हैं, उनमें एक से एक बीमारी, ओबेसिटी और तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आपको उन पेरेंट्स के लिए क्या नसीहत है और उन बच्चों के लिए क्या नसीहत है? देखिए, अगर हम पूरे देश की डायबिटीज़ की संख्या देखेंगे, अभी 80 मिलियन डायबिटीज़ है हमारे देश में। हम एक बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं कंट्री में, उसको बोलते हैं इंडायब स्टडी। बहुत सारे स्टेट्स में, यूटीज़ में वो कंप्लीट हो गई। अभी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू करने वाले हैं, इसी हफ्ते शुरू कर रहे हैं हम। तो जो था रिजल्ट अभी तक, जो नतीजा सामने आया है, तो डायबिटीज़ कम से कम 80 मिलियन लोगों को है। तो जिनको प्री डायबिटीज़ है, मैंने डायबिटीज़ होने वाला है, वो उससे डबल है। और जिन लोगों को पता नहीं है हमें डायबिटीज, वो 50% है। अगर आप ये देखोगे कि कितनी डायबिटीज की मतलब संख्या बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से हम कह रहे थे 2030 में इंडिया बनेगा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये उससे पहले ही बनने वाला है। तो ये डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का ये मतलब है कि ये जो माँ जिसको डायबिटीज है, जब वो गर्भवती हो जाएगी, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके कोख में जो पलने वाला बच्चा है उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। वो बच्चा आगे उसका सारा मेटाबॉलिज्म मॉडिफाई हो जाएगा, वो एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन है। तो 50% तो ऑलरेडी वो कवर करता है। दूसरा है हमारे, जो आपने सही बोली कि जब से फॉरेन डायरेक्ट FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गया, मनमोहन सिंह के टाइम, यहाँ पे जो फूड चेन्स बाहर से आई, हमें लगा कि हमारा देश रियली एडवांस हो गया। वो एडवांस नहीं हुआ। जैसे बारिस्ता आया, मैकडोनल्ड आया, ये चेन्स आ गई, ये कल्चर यहाँ आ गया। वेस्ट में कल्चर है, यूरोप में, अमेरिका में वो खाते भी हैं लेकिन एक्टिव भी रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपने आप को। और हमारे देश में खाते हैं ज़्यादा, खासकर बच्चे ज़्यादा खाते हैं, पार्टिंग में जाते हैं, मतलब फ्री ये जो जंक फूड होता है, जनरली लेट्स से मैकडोनल्ड का बर्गर है या किसी बारिस्ता का या किसी भी कंपनी का, देखो वो सस्ता होता है। दिस फूड इज चीप और प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है। हमें रियली लगता है गारू क्या हमने ये खा लिया। और उससे क्या होता है, उसमें जो मिली हुई चीज़ें होती है वो बहुत ही एक्चुअली डेंजरस होती है हमारे लिपिड लेवल के लिए, शुगर लेवल के, इंसुलिन लेवल बढ़ती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। तो ये चीज़ बनने वाली है। हमें
स्कूल बच्चों को स्पेशली टारगेट करना है, टारगेट करना क्योंकि स्कूल बच्चे ये एक मीडियम ऑफ चेंज भी हो जाएंगे और स्कूल बच्चे पहले वही बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, जब मिस्टर ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उस जो फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा थी, उसने एक व्हाइट हाउस में एक टास्क फोर्स शुरू किया। वो टास्क फोर्स में खाली स्कूल्स में अमेरिका में सारे कैंटीन्स और फूड आउटलेट्स बंद किए गए। ये आपने शायद सुना। ये हमें इंडिया में भी अगर इस एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे, उन्होंने बच्चों में बहुत ओबेसिटी कम की। बच्चों में इफ यू आर ओबीज एज अ चाइल्ड, डेफिनेटली यू विल बी ओबीज अडल्ट आ गया करके। तो हमें इसको पहले अर्ली लेवल पे ही कला कमा करने की ज़रूरत है। जैसे कि डायबिटीज़ में एक ये कभी कभी सिंपली बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल की डिजीज़ है, लेकिन एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्चर, आपको क्या लगता है कि डिजीज़ ऑफ सोसाइटी है या एक सामाजिक बीमारी है? बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सोशल बीमारी है। देखिए, अगर आप देखोगे, अगर आप ब्रिटेन में जाओगे, फ्रांस में जाओगे, जो दुकानदार रहते हैं ड्रेस वाले शॉप्स, उनके जो बाहर होते हैं मैनिक्विन्स उनको बोलते हैं, जो मॉडल होते हैं उस पर ना कुर्ता पायजामा लगाते, ड्रेस लगाते, वो आप देखोगे पतले होते हैं ऐसे और अगर आप यहाँ देखोगे वो ऐसे मोटा होता है। क्योंकि व्हाट डज इट, दो एक मॉडलिंग है, वो आप अपने लेडीज गर्ल्स को, बॉयज को बोलते हैं आपको ऐसे होना है। तो वो आपको सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जब आपके दुकानदार से ही बीमारी शुरू हो गई, आपके घर में आपको, आप फंक्शन में है, आप कोई मोटा बंदा आता है, आप उसको रेस्पेक्ट देते हो। अगर आप डॉक्टर हो, आपका पेट बड़ा है, आप बोलते बड़ा डॉक्टर है। ये सोशल, ये हमें लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, मगर ये डिक्टेट करते हैं आपका बिहेवियर। तो उससे हमारी इस बीमारी सोसाइटी से शुरू होते हैं, तब जाके मेडिकल बनते हैं। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने आपके बारे में एक चीज़ और पता की है कि आपके वार्ड में आपको एक लड़की मिली, शी वाज हैविंग कुशिंग सिंड्रोम, और वो उसकी मैरिज एज थी, उसको शायद रिश्ते नहीं आ रहे थे। उसने किसी अपने पड़ोसी से, किसी लाला से, ऐसे ही जैसे आपने स्ट्रक्चर बताए लोगों के माइंडसेट में है, तो उसने उसको शादी में पतली होने की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे थे, उसने उसको स्टेरॉइड की गोलियाँ दी एंड लेटर ही शी वाज हैविंग कुशिंग सिंड्रोम। वो आपके पास यहाँ पर वार्ड में आई और वो डायबिटीज़ भी उसको उस टाइम निकला और हाइपरटेंशन भी निकला और इस तरह की कई सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हुए। तो आप ये जो समाज में एक दूसरे से लेकर के स्टेरॉइड के तौर पे खाया उसने, या जैसे समाज में पहचान बनी, इसके बारे में आपका क्या? ये अगर हमें एक बार अमेरिका से एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आ गई मुझे एम्स के ओपीडी में बैठी, तो शी सेड, उसने अपने घर फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को भी बोला मैंने अभी 1 घंटे में 5 कुशिंग देखे। तो क्योंकि उनको कुशिंग 6 महीने में या साल भर में एक पेशेंट मिलता है। जब उसने इतने सारे देखे, उसने बोला ये क्या रीज़न? मैंने बोला ये यहाँ पे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है अनरेगुलेटेड है। वो कोएक्स के पास भी, एलोपैथी है, जो भी है, हर बीमारी के लिए प्रैक्टिस के लिए दे स्टार्ट गिविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो उससे कुशिंग्स की बीमारी ऑफ कोर्स है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आजकल समाज में जो एडल्ट्रेटेड फूड्स हैं, जो पॉलीथीन में पैक्ड फूड है, इनसे क्या कैंसर के चांसेस या इस तरह की बीमारियां जैसे शुगर या हाई ब्लड प्रेशर या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो पैदा हो रहे हैं, क्या उनका डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट दिखता है? आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, अगर आप आज करोगे अप्रोच यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की वेबसाइट, यूनाइटेड स्टेट्स एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ USR ने उन्होंने बनाया ये रिसर्च टॉप प्रायोरिटी, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स। इसमें प्लास्टिसाइजर होते हैं, इसमें पेस्टिसाइड होते हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड होते हैं, अदर सो मेनी केमिकल। बिल्कुल सर। तो ये क्या है, वहाँ पे उन्होंने रेगुलेशन थोड़ी टाइट करी है, वो इस पर रिसर्च भी करते हैं, वो देखते हैं कि इससे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा और सारी बीमारियाँ लिंक्ड है, रिसर्च ने दिखाया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे चूंकि यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, यहाँ हम लो ग्रेड प्लास्टिक यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ, अमेरिका में अगर देखोगे वहाँ प्लास्टिक जो यूज करते हैं बाल्टी के लिए, कप के लिए, वो हाई ग्रेड होता है, अच्छी क्वालिटी, वो लीच आउट नहीं होता है।
यहाँ लो ग्रेड प्लास्टिक से क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, आपने उसमें दाल गरम डाली, चीज़ उसमें डाली। कुछ डाला, वो फटाफट लीच आउट होता है। तो जब हम खाते हैं वो चीज़, वो हमारे शरीर में जाती चला है। जाता है। जिसकी हमारे शरीर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके लिए वो चीज़ नहीं है। हाँ, और हमारे यहाँ भाई अभी कोई हमने कोशिश की थी 2-3 बार इस पर नेटवर्क बना, रिसर्च, बट अभी तक कोई खास कंक्रीट कोई खास रिसर्च अभी हुई नहीं इंडिया में। जैसा कि सर डेवलप्ड नेशन है, यूरोप वगैरह में हम देखते हैं कि 2 से 3% डायबिटीज़ मिलती है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके गुजर बकरवाल भाई हैं हमारे, उनमें जो कि कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं, जो कि कंटिन्यूसली पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें भी शुगर देखने को मिला है। और अगर हम अर्बन सिटीज़ में देखते हैं, आपके मैंने रिसर्च देखी है जिसमें कराची, ढाका, चेन्नई, दिल्ली, इसमें 35% प्लस पिछली डेटा के हिसाब से शुगर मिली है। और वो चीज़ तो अमेरिका में आज 10 से 15% है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं यही जो आपको अर्ज कर रहा था कि अमेरिका में, यूरोप में बहुत कम है, क्योंकि एक उनका डाइट पैटर्न जो है वो मेडिटेरेनियन डाइट होता है, उसमें सी फूड ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, और हर एक इंडिविजुअल एक्टिव है यहाँ वहाँ पे। यहाँ कभी कभार आप देखोगे एक फैमिली का एक बंदा, हेड ऑफ द फैमिली, कोई ऑफिसर घूमेगा, काम कर रहा है, और या कोई आप देखोगे कोई बंदा, मतलब ज़्यादा सारे लोग एक्टिव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो बॉडी फ्रेम है वो स्मॉल है, बिल्कुल। तो इसको जब स्मॉल फ्रेम में बहुत सारी कैलोरीज होती है, वो ओवरफ्लड हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका वाले जो लोग हैं, वो उनका जो फूड आइटम्स है, उनकी क्वालिटी, अडल्ट्रेशन कम है। हाँ, तो वो 3-4 चीज़ें मिला के उन्होंने उसको कंट्रोल कर पाए हैं। हमारे यहाँ अभी कंट्रोल नहीं है। जैसे आपने ट्राइबल्स का बात, ट्राइबल्स को अभी डायबिटीज़ कम है, मगर खतरनाक बात यह है कि उनको प्री डायबिटीज़ बहुत है। तो जो कुछ सालों में अगर हम उनको प्रिवेंट नहीं करेंगे, वो भी इसमें फुल फ्लेज डायबिटीज़ हो जाए, बढ़ने के चांसेस है। सर, इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल के यंगस्टर्स फीमेल्स में देखने को मिल रहा है, PCOS, जिसकी वजह से आजकल फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। इस तरह की चीज़ें जो PCOS की वजह से फीमेल्स में देखने को मिल रही हैं, इससे कैसे बचा जाए? जो लोगों को ये हो गया है उनमें क्या एहतियात बरतना है? जिनको नहीं हुआ है वो इससे कैसे बचें, या वो इस बीमारी तक ना ही पहुँचे, उसके लिए क्या सजेशन है? देखिए, PCOS, पहले मैं ये बताना चाहूँ, ऑल्दो PCOS को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, इसमें सिस्ट देखे जाते हैं ओवरी में, तो इसको गायनी डिसऑर्डर बोला जाता है, मगर एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेटाबॉलिक कंडीशन, इट इज़ जस्ट लाइक डायबिटीज़। उसी तरह से मैं इसको अलग बीमारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें वही चीज़ें होती है जो डायबिटीज़ में होता है। और जैसे फैटी लिवर है किसी को, इसमें भी फैटी लिवर होता है, इसमें भी स्लीप डिसऑर्डर होता है, इसमें भी डिप्रेशन, साइकेट्रिक कंडीशन होती है। जैसे डायबिटीज़ में सारी चीज़ें उसी तरीके से होते हैं। तो हम समझते हैं अगर इसका ओरिजिन इज़ फ्रॉम लाइफस्टाइल ओनली। जी बिल्कुल। अगर हम जैसे किसी मदर को डायबिटीज़ है, उस डायबिटिक मदर को बच्चा पैदा हो, उसको PCOS या डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत है। अब ये हम खाली गर्ल्स में देखते हैं, एक्चुअली PCOS के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जो वो मर्दों में भी है, मेल्स में। यही चीज़ मैं आपसे पूछना तो ये एक्चुअली अलग टैकल नहीं करनी है, हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, लोगों को बतानी, जो इन सारे डिसऑर्डर्स को एक ही तरीका है ऐसा कुछ इलाज करने की, ऐसा कुछ ही मतलब करना है। एक सवाल जैसे है कि कुछ लोगों में इन सब चीज़ों के अलावा जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनमें हम मान के चलते हैं कि भाई इनके फादर को था, मदर को था, दादा को था, दादी को था वगैरह, उसमें तो चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्या उस चीज़ को डिले किया जा सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करके कि भाई अभी मान लीजिए सपोज 40 साल में उस पेशेंट को यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ उसने की तो कम से कम 20 साल तक उसने डिले किया, 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में उसको बीमारी हो रही है? देखिए, जो फैमिलीज में बीमारी होती है वो ज़रूरी नहीं है खाली जीन से चला जाएगा। कभी कभी फैमिलीज में, जैसे आपने पहले भी बोला, सोशल बीमारी है, फैमिलीज में एक सोशल सेटअप सिमिलर होता है। जैसे हम आम फैम कहते हैं खाते पीते घराने का। अगर जो पेरेंट्स खाने का शौकीन है तो उनके बच्चे भी ऐसे डेवलप होते हैं, ये आगे डायनास्टी में एक कल्चर बनता है, वो खाते हैं उसी तरीके से, तो उनको सिमिलर खाने की वजह से भी बीमारी हो सकती है, ज़रूरी जीन में नहीं है।
तो लेकिन अगर हो जाता है, आपको फैमिली मेंबर को डायबिटीज़ है या पीसीओडी या आपको रिस्क तो बड़ी है, उनको थोड़ा एहतियात करना है, डिले करने के लिए उनको एक्टिव होना है, स्क्रीनिंग करनी है, मीन्स पहले ही टेस्ट करना है, बिल्कुल, क्योंकि ताकि अर्ली पता चले अगर बीमारी है। तो तीसरी चीज़ है, उनको अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो उनको उसका एहतियात भी साथ करना है। इसमें सर जैसे कि हमने देखा कि आपने लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका देखा, उसमें आप इस बात को कर रहे थे कि अमेरिका में पीक एज जो है वो 60-70 साल है डायबिटीज़ की, जबकि इंडिया में 30-40 साल के आसपास ही मिल जाता है, 30 से 40, जो कि एक प्रोडक्टिव एज है लाइफ में काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर उस प्रोडक्टिव एज में जब आदमी अपने लिए, अपने अगल बगल वालों के लिए, अपने घर के लिए, अपने नेशन के लिए, सबके लिए काम कर रहा होता है और उसका वही एज का वही इंपॉर्टेंट टाइम, प्रोडक्टिव टाइम उस बीमारी में ख़राब हो रहा है, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वांटिटी ऑफ लाइफ में कितना फ़र्क पड़ रहा है? या ये एक्चुअली फॉर स्ट्रेंज रीज़न हमारे मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है कि डायबिटीज़ का बिहेवियर यहाँ डिफरेंट है। एक तो अर्ली आती है, फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है एंड वो बहुत सारी चीज़ें। मगर एक चीज़ हमें है, बेसिक चीज़ जो हमें वेस्टर्न और यूरोपियन से डिफरेंट है, हमारे बॉडी में अगर देखेंगे फैट की क्वांटिटी ज़्यादा है, प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, ये देखा गया है जी। तो उस वजह से हमारे फैट में से निकलते हैं बहुत सारे मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एंडोथीलियल यानी रगों की, नसों की जो अंदर की लेयर है उसकी डिस्फंक्शन करते हैं, वो हार्ट की डिस्फंक्शन करते हैं, ब्रेन की डिस्फंक्शन करते हैं, पेनक्रियास की डिस्फंक्शन करते हैं, लिवर की डिस्फंक्शन, तो बहुत सारे इश्यूज उसमें हैं। तो प्रोबेबली वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये इश्यूज है, हमें उस पर ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए और हमें उसी तरह से गाइडलाइंस देनी है, लोगों को सुझाव देने हैं कि कैसे उसको ठीक करें। एक नसीहत जो इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर सबके लिए आप बताना चाहेंगे कि एक जनरल एक लाइफ स्टाइल स्पेशली कश्मीर वैली, वादी कश्मीर वालों के लिए कि क्या रह सकती है? एक जनरल एडवाइस ये है कि जितना आप खाते हो इसको खर्च करो। ये बैंक की तरह है, जितना आप अकाउंट में डालोगे इतना खर्च करो, जमा नहीं रखना है। जैसे हमें इस्लाम में बोलते हैं आप जमा मत करो, जितना आप कमाते हो इतना खर्च करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप जखीरा अंदोजी मत करो। इसी तरह आप शरीर में अपनी फैट की और कैलोरीज की जखीरा अंदोजी नहीं करने देना है। वो तभी होगा, जितना आपको खर्च करना है इतना ही खाओ। इसके अंदर एक छोटी सी एडवाइस सर आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक दूसरे को देख करके बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई मोहल्ले का बड़ा आदमी होता है, कोई एरिया का एक नामवर आदमी होता है, तो क्या किसी एक ऐसे आदमी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक रोल मॉडल बनना चाहिए अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए? क्योंकि अगर वो उस चीज़ को करने लगेगा, जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, तो उसको देख करके क्या बहुत लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। ये तो देखिए, अगर यूजुअली कहीं टीचर होता है रोल मॉडल, कहीं डॉक्टर होता है रोल मॉडल, कहीं कोई पॉलिटिशियन होता है, वो तो बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी सोशल कमिटमेंट होनी चाहिए वो करने के लिए। जैसे मैंने बोला, बच्चों को मीडियम ऑफ एजुकेशन भेजना, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे, उनके थ्रू स्प्रेड करनी चाहिए। और हर एक लेवल पे एक्चुअली हम सरकार को खाली ये नहीं बोल सकते कि आप हमारे लिए कर लो, सरकार नहीं कर सकती है, यहाँ बजट भी इतना नहीं होता है, सरकार कितना कर पाएगा? सरकार भी करे इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीज़ें, मगर हमारे NGOs को, सिविल सोसाइटी को, आम लोगों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को ये रोल करना पड़ेगा। वी शुड स्प्रेड अ हेल्दी मैसेज सो दैट हमारी पूरी सोसाइटी को पर्कुलेट करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपके ज़रिए हो सकता है कि वो लोग जो बदकिस्मती से आपके तक नहीं पहुंच पाते हैं, अब उन हज़ारों लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। इंशाल्लाह इसका जज़ा अल्लाह आपको देगा। थैंक यू।